गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, दर्शन शास्त्र, इसका जो मुख्य विषय है वो है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र और नीति मीमांसा। हमने पहले की क्लास में इस विषय में बात किया है कि भारतीय दर्शन में जो दर्शन की पद्धति रही है वो संश्लेषणात्मक रही है। भारतीय दर्शन का ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा आदि में कृत्रिम विभाजन नहीं हुआ है। जो भारतीय विचारक रहे हैं उन्होंने तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ईश्वर मीमांसा आदि सभी की समस्याओं पर एक साथ विचार किया है। अर्थात भारतीय दर्शन का ये जो दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी है। परंतु जब हम पाश्चात्य जगत में देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनका जो पद्धति है वो विश्लेषणात्मक है। बुद्धि किसी विषय को उसके खंडों में बांटकर अध्ययन करती है, तो इस पद्धति को विश्लेषणात्मक पद्धति कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन के जो विचारक हैं उन्होंने दर्शन को विभिन्न शाखाओं में बांटकर उनका अध्ययन किया है। हम देख सकते हैं कि सुविधा के अनुसार दार्शनिक साहित्य को विभिन्न समस्याओं के आधार पर जिन शाखाओं में बांटा जा सकता है वो है तत्व मीमांसा, ब्रह्मांड की, ईश्वर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मूल्य मीमांसा, राजनीतिक दर्शन और समाज दर्शन। आज की क्लास में हम नीति शास्त्र पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। नीति शास्त्र, इसे अंग्रेजी में इथिक्स कहते हैं। नीति शास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। नीति जोड़ शास्त्र। नीति का अर्थ है जो निर्देश करे या दिशा का संकेत करे। शास्त्र का अर्थ है जो सिखाए अथवा शिक्षा दे। और नीति शास्त्र या इथिक्स ये यूनानी या ग्रीक शब्द इथोज या इथिका से बना है। और इथिका या इथोज जो शब्द है इसका अर्थ होता है आचरण, आदत अथवा प्रचलन। इसे नीति विज्ञान भी कहा गया है। साइंस ऑफ मॉरलिटी भी कहते हैं नीति शास्त्र को। मॉरलिटी और मॉरल शब्द लैटिन भाषा के मोरस से बना है, जिसका अर्थ भी होता है प्रचलन अथवा परंपरा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों शब्दों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जो नीति शास्त्र है इसका संबंध मानव के आचरण से होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी माना जाता है और वो जन्म से मृत्यु तक समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वो सामाजिक कार्यों को करता है। अब उसका कर्म जो होता है उचित और अनुचित दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु उसके कौन से कर्म उचित हैं और कौन से कर्म अनुचित हैं, ये औचित्य और शुभ अशुभ का जो एक मापदंड है वो क्या है। तो ये जो मापदंड है यही आदर्श है, जिसकी तुलना करके हम किसी कार्य को उचित अनुचित कह सकते हैं। और ये आदर्श जो है वो आचरण के नियम हैं। इन्हीं नियमों को मापदंड का कार्य करते हैं, इन्हीं नियमों से हम। और नीति शास्त्र ऐसे आदर्श नियमों को बतलाने वाला विज्ञान है। हम देखते हैं कि नीति शास्त्र के जो मूल प्रश्न हैं वो क्या हैं। तो फ्रेंड्स, नीति शास्त्र के जो मूल प्रश्न है उसमें है कि शुभ अशुभ क्या है, शुभ और अशुभ के मापदंड क्या हैं, इन विभिन्न मापदंडों में कौन सा श्रेष्ठ है तथा मानव जीवन के लक्ष्य क्या हैं, मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या है, और व्यक्ति को कर्तव्य करने की योग्यता और स्वतंत्रता है अथवा नहीं है, व्यक्ति और समाज के कर्तव्यों में क्या संबंध है इत्यादि। इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम नीति शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो इससे जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि नीति शास्त्र आचरण की वो सामान्य मीमांसा है
जिसमें मनुष्य के कार्यों पर अच्छाई बुराई औचित अनुचित शुभ अशुभ परिणामों के उत्पन्न होने की दृष्टि से विचार किया जाता है। जब नीति शास्त्र को परिभाषित करने की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उचित अनुचित नैतिक अनैतिक शुभ अशुभ कर्तव्य अकर्तव्य दायित्व इत्यादि का विवेचना किया जाता है। और इस संदर्भ में विलियम लिली कहते हैं कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण का आदर्शमूलक विज्ञान है। वहीं मैकेंजी कहते हैं कि नीति शास्त्र आचरण में उचित और शुभ का अध्ययन है। तो इस प्रकार हमने जो नीति शास्त्र का स्वरूप देखा उसमें हमें एक चीज़ जो मिली कॉमन रूप में वो है आचरण। तो जब इन सभी विवेचनाओं में हमें कॉमन आचरण मिल रहा है अर्थात नीति शास्त्र का आचरण से महत्वपूर्ण संबंध है। तो अब जब प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र का मुख्य विषय क्या है तो हम कह सकते हैं कि उसका मुख्य विषय जो है वो आचार या आचरण है। अब दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष फिर उठता है कि इस आचरण में आप किसको रखेंगे, आचरण के अंतर्गत क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि आचरण के अंतर्गत जो आने वाला विषय है वो है मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं। नीति शास्त्र का मूल विषय हो गया आचरण और आचरण के अंतर्गत हम रखेंगे मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को। नीति शास्त्र मात्र व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब यहाँ जानना जरूरी है कि ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं क्या। तो इसलिए हम देखते हैं कि मानव का जो कर्म होता है वो जो कर्म करता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक कर्म कौन सा है तो ऐच्छिक कर्म वो है जो मनुष्य अपनी स्वेच्छा से करता है और जिसे मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से और सोच समझकर बिना किसी बाहरी दबाव बिना किसी भय बिना किसी प्रलोभन के करता है, तो इसे ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि जैसे आपके पास किसी काम को करने का ऑप्शन मिलता है और उसके लिए आपको बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं, तो आप उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव अपनी स्वेच्छा से करते हैं और उस विकल्प के अनुसार उस कर्म को उस कार्य को करते हैं। तो ये जो कार्य हुआ आपका ये ऐच्छिक होगा क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी इच्छा का प्रयोग किया है, ये आपके संकल्पजन्य कर्म है। तो ऐच्छिक कर्म वो है जिसमें मानव अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से जिसे करे और अनैच्छिक कर्म इसके उल्टा है, अर्थात जिस कर्म में स्वेच्छा नहीं हो, जिस कर्म को आपने स्वेच्छा से नहीं किया है, जो संकल्पजन्य नहीं बल्कि संकल्प शून्य है, उन्हें अनैच्छिक कर्म कहते हैं। तो स्पष्ट है कि आचरण के अंतर्गत मनुष्यों के ऐच्छिक क्रियाओं को रखा जाता है और नीति शास्त्र मात्र व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे सभी शास्त्रों का सभी विषयों का अपना एक क्षेत्र होता है, तो नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या होगा इस प्रकार से। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र जो है वो व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाएं होंगी। अब बात उठती है कि नीति शास्त्र का क्षेत्र भी हो गया कि ऐच्छिक क्रियाएं हैं और ऐच्छिक क्रियाओं का आधार क्या होगा, आपकी स्वेच्छा, आपके संकल्प जन जो कर्म है वही उसका आधार है। स्वेच्छा से जो आपने किया, अपनी इच्छा से जो किया वही ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो नीति शास्त्र का जो संबंध होता है वो व्यक्ति के मात्र नैतिक क्रियाओं से अर्थात उसके ऐच्छिक क्रियाओं से होता है। अब हम देखते हैं कि ये नैतिक क्रियाएं क्या हैं और अनैतिक क्रियाएं क्या हैं, उन पे क्यों नहीं नैतिक निर्णय दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो नैतिक क्रियाएं हैं वो तो स्पष्ट है कि जो नीति शास्त्र है उसमें नैतिक क्रियाओं का तात्पर्य उन कार्यों से है
जिन पे नैतिक निर्णय लिया जा सकता है, जिनका चुनाव व्यक्ति अपनी इच्छाओं से करता है। जबकि गैर नैतिक क्रियाएं या नॉन मोरल एक्शन वो हैं जिनके चुनाव में वो स्वतंत्र नहीं होता है, जिसमें उसकी स्वेच्छा नहीं होती। इस प्रकार ऐच्छिक और अनैच्छिक, मोरल और नॉन मोरल एक्शन में यही भेद है कि आप ऐच्छिक क्रियाओं में स्वेच्छा और संकल्प को लेकर के काम को कर रहे हैं, उसमें स्वेच्छा और संकल्प है। जबकि जो आपके नॉन मोरल एक्शन है उसमें स्वेच्छा और संकल्प का अभाव है, उसमें स्वेच्छा या संकल्प नहीं पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नॉन मोरल एक्शन है इस पे नैतिक निर्णय क्यों नहीं दिए जा सकते और कौन से कर्म हैं जो नॉन मोरल एक्शन में आते हैं। तो जो नॉन मोरल एक्शन है, गैर नैतिक क्रियाएं, इसको आप देख सकते हो कि अभ्यास जन कर्म, जो अभ्यास के द्वारा हम अपनी आदत के द्वारा हम कई कर्मों को बार बार करते हैं, तो इस पे नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है। परंतु फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये विवाद का विषय है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान शराब पीता है, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, तो उसके कर्मों पे नैतिक निर्णय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक विवाद का विषय है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि चूंकि ये अभ्यासजन कर्म है तो इस पे नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। परंतु अरस्तुवादी जो दार्शनिक हैं उनका कहना है कि ये ऐच्छिक कर्म होगा, क्योंकि शराब उसने जब पहली बार पिया तो पीते पीते वो उसका अभ्यास बन गया, लेकिन जब पहली बार उसने शराब को हाथ लगाया, शराब को पिया, तो उस समय उसके पास विकल्प था कि वो शराब पिए अथवा ना पिए, तो उसने स्वेच्छा से पीना आरंभ किया और बाद में ये उसका अभ्यास बन गया। इसीलिए इस प्रकार का जो कर्म है वो ऐच्छिक कर्म कहा जाएगा। अब दूसरा जो कर्म है उसे हम देखते हैं, वो है सहज कर्म, जो स्वाभाविक रूप से खुद ही हो जाती हैं। इन कर्मों पे भी नैतिक निर्णय नहीं दिए जा सकते हैं। मानव के जो कुछ कर्म होते हैं वो सहज स्वाभाविक रूप से होते हैं, जैसे पलक का झपकना, सांस लेना, दिल का धड़कना। तो इन कर्मों में कोई इच्छा या संकल्प नहीं होता है, ये अपने आप होते हैं, इसलिए इस पे भी नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। अगला बिंदु है आकस्मिक कर्म। तो कई बार हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कुछ घटनाएं अचानक से घटित हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि अनजाने में एक्सीडेंट हो जाना या फिर कोई अप्रिय घटना अचानक से हो जाती है। तो इन घटनाओं के पीछे कोई संकल्प या स्वेच्छा नहीं होती, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक नहीं माना जाएगा, तो ये नॉन मोरल एक्शन में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मानसिक तथा शारीरिक विकार जन्य कर्म, जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत होते हैं लोग, उनके कर्मों का भी नैतिक निर्णय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्वेच्छा या फिर संकल्प नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कोई मानसिक रोगी है, वो रोड पे गाली गलौज कर रहा है, अथवा कोई बीमार है और बीमारी की अवस्था में वो कुछ भी अनर्गल बातें करते जा रहा है, तो उनके जो ये कर्म है उस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये शारीरिक विकास के कारण उत्पन्न हो रहा है, इनके पीछे भी कोई संकल्प या स्वेच्छा नहीं है। अगला जो है वो है अभ्यास जन कर्म। तो कुछ कर्म अज्ञान जन कर्म, कुछ कर्म अज्ञान के कारण होता है। तो अज्ञान के वशीभूत होकर के मानो कुछ कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, कोई मूर्ख, कोई अशिक्षित व्यक्ति कोई ऐसा कर्म करता है जिसे हम ऐच्छिक कर्म में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, वो विवेक से उस कर्म को नहीं किया, उसको उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है, तो उन कर्मों पर भी नैतिक निर्णय नहीं दिए जा सकते हैं। अगला बिंदु है बलपूर्वक किए गए कर्म। तो जो बलपूर्वक किए गए कर्म हैं उन्हें भी ऐच्छिक कर्म में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहाँ भी स्वेच्छा या संकल्प का अभाव रहता है। इंसान वो कर्म किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में आके करता है। तो इस प्रकार के जो नॉन मोरल एक्ट्स हैं, जिनमें हम देखते हैं कि स्वेच्छा या संकल्प का अभाव होता है, जो विवेक युक्त नहीं होते, ऐसे कर्मों पे नैतिक निर्णय नहीं दिए जा सकते हैं। हमने पहले भी बोला है कि व्यक्ति के, मनुष्य के जो
ऐच्छिक कर्म है, जो उसके विवेक के द्वारा और बिना किसी दबाव, बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के उसके द्वारा जो किया जाता है, उन्हीं कर्मों पे नैतिक निर्णय दिया जाता है, उन्हीं कर्मों का नैतिक निर्णय होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो निकल के आ रहा है वो ये कि जिस काम को करने में हम विवश होते हैं, किसी विवशता के कारण करते हैं, वो काम नैतिक अनैतिक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। तो जो काम हम स्वेच्छा से, संकल्प से करते हैं, वही कर्म हमारे लिए नैतिक निर्णय के विषय होते हैं, और संकल्प ही ऐच्छिक कर्म के आधार होते हैं। तो स्पष्ट है कि ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय के विषय हैं। ऐच्छिक कर्म मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति या संकल्पजन्य कर्म है, तो इसी पे नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि नैतिकता की पूर्व मान्यताएं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि नैतिकता की कुछ पूर्व मान्यताएं हैं, जिन्हें मानकर, इन्हीं मान्यताओं को सत्य मानकर ही नैतिक विचार आरंभ किए जाते हैं, और इन्हें नैतिकता की आवश्यक मान्यताएं कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक शास्त्र का कोई ना कोई मान्यता होता है, जिसे सत्य मानकर हम उस शास्त्र पर विचार विमर्श आरंभ करते हैं, वैसे ही नैतिकता के साथ भी है कि उसकी भी कुछ मान्यताएं हैं, उसे ही सत्य मानकर हम नैतिक विचार आरंभ करते हैं। और ये जो मान्यताएं हैं वो 3 हैं: व्यक्तित्व, बुद्धि और संकल्प। चूँकि नीति शास्त्र में हम कर्मों के औचित्य पर विचार करते हैं, तो कर्मों के औचित्य यानी कि कर्म करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। जब तक व्यक्ति नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा? अर्थात कर्म करने वाला कोई कर्ता चाहिए। कर्ता के अभाव में कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो हम उसके औचित्य पे कैसे विचार करेंगे? इसीलिए कर्ता आवश्यक है। परंतु ध्यान दीजिएगा कि नीति शास्त्र के अंतर्गत जिस कर्ता की बात हो रही है, तो यहाँ वही कर्ता हो सकता है जो स्वतंत्र होकर कोई कार्य करता है। अगर कोई स्वतंत्र होकर कार्य करता है तभी वो कर्ता कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बुद्धि विवेक भी होना चाहिए। स्वतंत्र कर्ता वही हो सकता है जो आंतरिक विवेक के द्वारा संचालित हो। अर्थात एक कर्ता तो हो गया जो कर्म को रूप देगा, लेकिन उसके अलावा उसमें विवेक भी होना चाहिए, अर्थात उसे उचित अनुचित का ज्ञान भी होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जब वो कर्म करेगा तो उसी पे हम नैतिक निर्णय देंगे। ना कि हम किसी बीमार व्यक्ति के, ना तो किसी अज्ञानी के या किसी जड़ पदार्थ के, ऐसी चीज़ों पे तो हम नैतिक निर्णय नहीं ना देते हैं, क्योंकि वहाँ विवेक और संकल्प दोनों का अभाव रहता है। तो जरूरी है कि उसके अंदर विवेक हो। जो विवेकपूर्ण होगा, जो विवेक से कार्य करेगा, हम उसी के कर्मों पे नैतिक निर्णय देंगे। अर्थात कर्ता के अलावा विवेक की भी आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे, अज्ञानी, मूर्ख, पागल, जो मानसिक रोगी या शारीरिक विकार से युक्त होते हैं, उनके कर्मों पे भी अच्छी हम निर्णय देते ना, लेकिन वो गैर नैतिक एक्ट है, उनको हम गैर नैतिक क्रिया में रखते हैं, नॉन मोरल एक्ट हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि विवेक भी आवश्यक है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि संकल्प स्वतंत्र। तो मानव को अगर मान लीजिए कि कर्ता है, वो कर्म को रूप दे रहा है, विवेक भी है, वो बुद्धि के द्वारा उसको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ उसमें इच्छा की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक कार्य करने के लिए अनेक विकल्प हैं, अब उन विकल्पों में वो किसी एक को चुने, इसकी स्वतंत्रता भी उसे होनी चाहिए। जब वो स्वतंत्र रूप से उन विकल्पों में से किसी एक को चुनता है तो ही वो कर्म उसके ऐच्छिक कर्म होंगे, और जब ऐच्छिक कर्म होंगे, जब संकल्पजन्य कर्म होंगे, तभी उस पे नैतिक निर्णय दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि नीति शास्त्र क्या है, उसके विषय क्या हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं, और ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं, नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या हैं, और किन कर्मों पे नैतिक निर्णय दिए जा सकते हैं और किन कर्मों पे नैतिक निर्णय नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस क्लास में हमने यही सीखा कि ये जो नीति शास्त्र है वो
आचरण की वो सामान्य मीमांसा है जो मनुष्य को उसके जो कर्म हैं उस पे अच्छाई बुराई, उचित अनुचित, शुभ अशुभ के परिणाम के उत्पन्न होने की दृष्टि से विचार करता है। ये मानव का क्या है? मानव के आचरण का आदर्श मूलक विज्ञान है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा। अब आगे की क्लास में हम भारतीय नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कर्म सिद्धांत, पुरुषार्थ, मोक्ष, त्रिरत्न और चार्वाक दर्शन का नैतिक सिद्धांत इत्यादि जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं उन सब पे हम एक एक करके विचार करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।